नमस्कार, मैं हूं प्रखर तिवारी। नमस्कार, मैं हूं मेधा चौधरी। आप देख रहे हैं आइज़ोम्स न्यूज़। स्वागत है आपका हमारी ताज़ा बुलेटिन। दिल्ली में चुनाव तारीखों का ऐलान 5 और 7 फरवरी को होंगे आम चुनाव। ऑनलाइन फ्रॉड बन रहा है भारत के लिए एक नई चुनौती। डिजिटलाइजेशन की तरफ केंद्र सरकार का एक और बड़ा कदम, जारी किया पैन 2.0, नया कार्ड होगा पेपरलेस। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का तरीका हो सकता है आयुर्वेद। परिवहन विभाग के सख्त आदेश, 50,000 अनफिट ई रिक्शाओं पर कार्रवाई। दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन की फिर से वापसी। ऑल वी इमेजिन इज लाइट फिल्म के लिए पायल कपाड़िया को किया गया ऑस्कर के बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित। गांधी सोरेस संबंधों को लेकर संसद में भाजपा कांग्रेस आमने सामने, दोनों सदन स्थगित। जैसा कि दिल्ली के चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, तीनों पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस न्याय यात्रा करके अपना बूथ मजबूत कर रही है। भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की ताक में है और सत्तारूढ़ी आप ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लिस्ट में ज्यादातर मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं और मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा छोड़कर आए नेताओं को मौका दिया गया है। आप अपने 4 मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जो कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा है। इसमें केजरीवाल अपने शिक्षा मॉडल को लंदन के स्कूलों से तौल देते हैं और अपने अस्पतालों को भी विश्व स्तरीय बताते हैं। इसी की जांच पड़ताल के लिए देखिए हमारे संवाददाता अंकित यादव की खास रिपोर्ट। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ये दावा करती है कि उसके स्कूल और अस्पताल विश्व स्तरीय हैं। क्या है इनकी जमीनी हकीकत, इन दावों का क्या है सच? आइए पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि इन दावों की क्या है सच्चाई। आइज़म्स टीम जब दिल्ली के अलग अलग सरकारी स्कूलों की समीक्षा करने गई तो हमें ये दिखाई दिया कि दिल्ली सरकार ने अपने 10 साल के शासन में दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। आज दिल्ली का हर गरीब बच्चा आधुनिक से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्कूलों में पढ़ रहा है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आधारभूत ढांचा बेहतर है, जहां आज स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, होम साइंस लैब और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ये दावा करती हैं कि बीते 10 सालों में दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में जितनी प्रगति की है, संभवतः इतना काम शिक्षा के क्षेत्र में कभी नहीं हुआ था। वे कहती हैं कि दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 22,711 नए क्लासरूम बनाए, जो अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। 14 नए स्कूलों का भी निर्माण किया जा रहा है, जो दिल्ली के भिन्न भिन्न कोनों में मौजूद हैं। दिल्ली सरकार का ये लक्ष्य है कि दिल्ली के हर वर्ग के बच्चे को सबसे बेहतर शिक्षा सबसे कम खर्च में उपलब्ध कराई जाए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जाए। दिल्ली सरकार ने शिक्षा नीति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और आज हैप्पीनेस करिकुलम, देशभक्ति करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जैसे कार्यक्रमों को भी प्रारंभ किया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक नई दृष्टिकोण को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षकों को अत्यधिक आधुनिक प्रशिक्षण के लिए विश्व के अन्य देशों में भेज रही है, जहां उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का आज प्रदर्शन हर क्षेत्र में बेहतरीन है। पहली बात तो ये दावा नहीं, प्रमाण के साथ मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप अभी कहेंगे तो मैं आपको लेकर चलूँगी यहाँ जो हमने विश्व स्तरीय स्कूल और हेल्थ मॉडल क्रिएट किया, जिसकी सराहना ना सिर्फ दिल्ली वाले करते हैं, बाहर भी इंटरनेशनली भी बहुत प्रेज होता है, क्योंकि हमने ऐसा काम किया है। दिल्ली सरकार अपने बजट का लगभग 26% एजुकेशन पे खर्च करती है। स्कूल की जो हमने काया पलट की है, अब तक शायद करीब लगभग 25,000 स्कूल्स क्लासरूम्स हम ऐड कर चुके हैं, जो अब तक का हाईएस्ट नंबर है। 54 स्कूल्स अपग्रेड हो चुके हैं, चाहे वो सिलेबस के माध्यम में हो, चाहे वो टीचिंग मेथड्स में हो। क्रिटिकल थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं हम। यही सूरत हाल दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था का भी है। आज दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिकों का एक जाल विकसित किया है, जिसमें 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक आज लोगों की सेवाओं में उपलब्ध हैं
और जब आइजम्स की टीम मोहल्ला क्लिनिकों की समीक्षा करने गई तो हमें ये दिखाई पड़ा कि मोहल्ला क्लिनिक लोगों की सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुफ्त इलाज, दवाइयाँ और 212 प्रकार की मेडिकल जांचों की सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोग उनकी सेवाओं से संतुष्ट भी हैं। पूर्ण मोहम्मद हम संतुष्ट हैं, पूरा संतुष्ट हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। हम कहीं प्राइवेट में जाते हैं तो 500 रुपये फीस है, वहाँ पे जाते हैं सुबह 8:30 बजे खुल जाता है, अपना दवाई लो, ऑटो चलाने चले जाओ, बच्चे हमारे पास में चले जाते हैं। बहुत कुछ किया केजरीवाल जी ने और हमें उम्मीद है कि इससे बेहतर वो करेंगे दिल्ली के लिए। विपक्ष अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में किए गए काम को खोखला बताता है और कहता है सिर्फ इमारती तौर पर काम हुआ है, वास्तविक तौर पर न शिक्षा में कोई सुधार हुआ है और ना ही स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ है। देखिए, बाहर से लीपा पोती करके आपने स्कूल को सजा तो दिया, लेकिन अंदर शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर आपने नहीं किया। आपने टीचर नहीं बढ़ाए, आपने जो गेस्ट टीचर थे उनको निकालने का कार्य किया। आज इतने सारे टीचर जो गेस्ट टीचर बन के आते हैं वो बाहर बैठे रहते हैं, उनको नौकरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के दावे और विपक्ष के आरोप दोनों को सुनने के बाद जब आइजम्स की टीम ने समीक्षा करी तो हमें ये दिखाई पड़ा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास तो हुआ है, लेकिन आगे और भी काम करने की गुंजाइश बाकी है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो दावा करती है कि उसके स्कूल और अस्पताल विश्व स्तरीय हैं, समीक्षा करने के उपरांत ये पता चलता है कि हाँ, आधारभूत ढांचा बहुत हद तक आज दिल्ली में तैयार हो चुका है। दिल्ली के स्कूल भी बेहतर हैं और अस्पताल भी बेहतर हैं और अब ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि दिल्ली में आने वाले 5 साल में अरविंद केजरीवाल को पुनः मौका मिलेगा या नहीं। ये दिल्ली की जनता के हाथों में है। मैं कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ अंकित यादव, दिल्ली। फाइनेंशियल फ्रॉड एक गंभीर समस्या बन चुकी है जो न केवल व्यक्तिगत निवेशकों को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर रही है। हाल के वर्षों में विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामले सामने आए हैं, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, पूंजी योजनाएं, यूपीआई फ्रॉड्स और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी शामिल हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख मामले और उनकी विशेषताओं के बारे में। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बताया 2023-24 वित्तीय वर्ष में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में 85% की वृद्धि हुई। हाल ही में कीर्ति को एक कॉल आया। दूसरी तरफ उसके पिताजी थे जिन्होंने उससे कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। कीर्ति को कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि वह आवाज पहचानती थी और उसने 40,000 ट्रांसफर कर दिया। वह साइबर फ्रॉड का शिकार हो गई। यूपीआई फ्रॉड में ठगे हुए पीड़ितों को क्या एक्शन लेना चाहिए और यह किस धारा के तहत फ्रॉडस्टर को सजा मिल सकती है, बात करते हैं एडवोकेट रावी जी से। Time is essence in such kind of fraud, so immediately report the fraud to your UPI service provider. Also report the fraud to the NPCI, which is the National Payment Corporation of India. Apart from this, report the fraud to your concerned bank. You can also lodge a police complaint to your nearest police station and also a written complaint to the Cyber Portal of India. Further, there are also banking ombudsman in various banks, so you can lodge a physical complaint or an e-complaint with the banking ombudsman. Apart from this, immediately I suggest that change your PIN number. Monitor all your transactions very frequently and very carefully, and if need be, block your account. न सिर्फ यूपीआई फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है, जबकि डिजिटल अरेस्ट भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें इस प्रकार के फ्रॉड में ऑनलाइन पुलिस अधिकारी या सीबीआई ऑफिसर बनकर अपराधी पीड़ित को न सिर्फ कटघरे में लेता है बल्कि लाखों रुपए वसूलते भी हैं। ये 2 मेजर तरीके होते हैं जिसकी वजह से आजकल फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं। एक डर की वजह से, एक होता है लालच की वजह से। डर के जो मल्टीपल मैंने आपको बताया कि डर में आपको पुलिस की तरफ से कॉल आता है या ईडी की तरफ से कोई कॉल बनकर कॉल आपको किया जाता है या फिर इनकम टैक्स की तरफ से आपको कोई कॉल किया जाता है। सो मल्टीपल अलग अलग तरीके से कॉल आपको किए जाते हैं और उसमें आपको डराया जाता है। सो डर वाला जो सिचुएशन होता है उसमें डिजिटल अरेस्ट फिर आपको काफ़ी देर कंप्यूटर के सामने रखा जाता है। फिर ऐसे पूरा एक सिस्टम बनता है
जिससे आपके साथ फिर पैसे या तो यूपीआई के द्वारा ठगे जाते हैं या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर कोई ना कोई आपको ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल कराई जाती है। सो मल्टीपल तरीके हैं फाइनेंशियल क्राइम्स के। सेफ रहिए, सतर्क रहिए, अपने ओटीपी या किसी भी पासकोड को किसी के साथ साझा ना करें। कैमरा पर्सन इंदर मोहन के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, दिल्ली। डिजिटलाइजेशन की तरफ मोदी सरकार का रुख हमेशा से अग्रणी रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने पैन 2.0 लॉन्च कर दिया है। सरकार का दावा है कि नया पैन कार्ड नए सिक्योरिटी फीचर से लिप्त है। सरकार पेपरलेस कार्ड को बढ़ावा देना चाहती है। इसी वजह से कैशलेस पेमेंट मोड की तरह यह नया पैन कार्ड पूरी तरह पेपरलेस यानी डिजिटल होगा। पुराने पैन कार्ड धारकों को कोई नया कार्ड प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदनकारी व्यक्ति अप्लाई करने के 15 दिन बाद अपनी ईमेल आईडी पर नया कार्ड प्राप्त कर सकता है। और क्या होने वाले हैं इसमें नए फीचर्स, इसी विषय पर हमारी संवाददाता नीतू गौड़ की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य पैन को सत्य और डेटा का स्थिरता का एकमात्र स्रोत बनाना है। क्योंकि पैन पहले ही आधार से जुड़ा हुआ है, इसे अधिकारियों के लिए एक मजबूत पहचान और जानकारी का स्रोत माना जाएगा। 2017-18 में शुरू हुई क्यूआर कोड सुविधा पैन को सत्यापित करने में मदद करती है। इस सुविधा को कुछ सुधारों के साथ जारी रखा जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य एक अनिवार्य पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम स्थापित करना है, जिसमें पैन डेटा का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं को शामिल किया जाएगा और डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से एक पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम बनाया जाएगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव ज़रूर लिया गया है डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए, और डेफिनेटली ये बेनिफिट रहेगा और अच्छा साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर एक क्यूआर कोड की फैसिलिटी दी गई है, जिसके थ्रू क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी और गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहेगा। और इसके साथ साथ इसमें ये भी है कि ये ई पोर्टल पर आपके अवेलेबल रहेगा, आपको कैरी करना नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। और दूसरा इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि ये पेपरलेस है, और दूसरा ये इफेक्टिव है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखकर इसको लॉन्च किया जा रहा है। व्यवसाय के लिए भी नए पैन कार्ड में कई तरीके के बदलाव लाए गए हैं, जैसे विभिन्न कर चालानों और रिटर्न्स को दाखिल करने के लिए एक सहज और सामान्य प्रणाली मिलेगी। पैन 2.0 परियोजना में सभी पैन, टैन संबंधित सेवाएं आईटीडी के एकल एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। यह पोर्टल पैन और टैन से संबंधित सभी एंड-टू-एंड सेवाओं की मेजबानी करेगा। It is basically to get ease of business, make it cost effective, make the compliances less time consuming and also error free. This is from a business point of view. From a personal point of view, because it has got robust layers of security, so it's going to be very helpful for data privacy and personal security. एक सरकारी बयान में कहा गया कि इस परियोजना से करदाता पंजीकरण सेवाओं का तकनीकी रूप से उन्नत रूपांतरण होगा, जिससे पहुंच और सेवा वितरण में सुधार होगा। अब देखना यह है कि पैन 2.0 की नई सेवाएं कितनी लाभदायक और सुरक्षित होती हैं। दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो न केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रही है। बढ़ते वाहन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दिल्ली के पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए आयुर्वेद एक प्रभावित तरीका हो सकता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कुछ आयुर्वेदिक उपाय जो प्रदूषण से बचने में मदद कर सकते हैं। दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण दिल्ली में रहने वाले जनता के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, जिस कारण दिल्ली की जनता की अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए कई तरीकों का अनुसरण करना पड़ रहा है। क्या इसका आयुर्वेद निवारण हो सकता है? पिछले 2 महीनों से दिल्ली एनसीआर की जनता सांस की समस्या से परेशान है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता अक्टूबर से नवंबर माह में 400 से 500 की श्रेणी में दर्ज की गई, जो कि अत्यधिक खराब श्रेणी मानी जाती है, जिसके कारण दिल्ली में रहने वाले लोगों को अनेकों प्रकार की सांस की समस्याएं झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ एलोपैथिक के माध्यम से जो इलाज हो रहा है, उसमें भी लोगों को कई प्रकार के साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अब लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। आयुर्वेद एक प्राकृतिक पद्धति है खुद को स्वस्थ रखने का, जहां हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट
नहीं होता है। आज जरूरत है भारत की जनता को अपने प्राकृतिक और घरेलू चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करने की और अपनाने की। विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि सांस की समस्या को दूर करने में आयुर्वेद लोगों की मदद कर सकता है। विशेषज्ञों की माने तो आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाया जा सकता है और इतनी शक्ति प्रदान कर सकता है कि वह दिल्ली की जहरीली हवाओं को झेल सके। इस पद्धति से कैसे राहत मिल सकती है, आइए जानते हैं। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जो है आपकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होती है, अच्छी होती है। तो बाजरा आप आहार के अनाज के रूप में ले सकते हैं। बाजरे और मकई के रोटी को आप अपने आहार में शामिल करें। और अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को शामिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सबसे पहले उसको उबाल के और घी में उसको अगर आप तल के और फिर उसके बाद यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इम्यूनिटी और अच्छे से स्ट्रांग होगी। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो और इन सब चीज़ों को दूर भगा सकते हो। जैसे कि आप इंडोर आपके जो प्लांट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा है, तुलसी है और आपका स्नेक प्लांट है। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कांटेक्ट में रखें, ऑफिसेस के अंदर रखें और नस्यम आप करा सकते हैं। और साथ में आपके पेट में पेट के विकारों को दूर करने के लिए पेट में नाभि में आप जैसे कैस्टर ऑयल की बूंदे डाल सकते हैं। घरेलू उपचार में जैसे कि आजकल जैसे खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको ठीक करने के लिए आप अदरक को गुनगुने पानी में और सिनेमन के साथ मिक्स करके अगर आप उसको चाय के रूप में अगर लेते हैं तो ये आपकी खांसी और बार बार ज़ुकाम होने की समस्या को भी सेटल डाउन करता है। और साथ में आप 2-2 बूंद अगर अणु तेल के नाक में डालेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। आज के प्रदूषित वातावरण और गलत जीवन शैली, साथ ही सही उपचार, आहार विहार के अभाव में लोगों को कई बीमारियों और तकलीफ को झेलना पड़ रहा है। आयुर्वेद एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। क्या बंद हो जाएंगे दिल्ली के ई रिक्शा? अवैध और अनफिट वाहन हो रहे हैं जब्त। दिल्ली परिवहन विभाग ने लिया फैसला। दिल्ली में करीब 1.5 लाख ई रिक्शा हैं, जिसमें करीबन 1 लाख के पास ही फिटनेस प्रमाण पत्र है, जबकि 50,000 फिटनेस पास नहीं करते हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि टीम को लगा दिया गया है, जल्द ही इस कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी कारण ई रिक्शा चालक दिल्ली की सड़कों पर उतर गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं उनकी और किस तरह सरकार निकालेगी इस समस्या का हल, इस पर देखिए हमारे संवाददाता साकिब राजपूत की खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों से बैटरी वाले ई रिक्शा हटाने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग के अनुसार दिल्ली में करीब 1.5 लाख ई रिक्शा के पास लाइसेंस है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 लाख ही ई रिक्शा फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, जबकि 50,000 ई रिक्शा बिगर फिटनेस सर्टिफिकेट के ही चल रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग ने अवैध और फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चल रहे ई रिक्शों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। इस पर ई रिक्शा चालकों का क्या कहना है? सर क्या कहेंगे, हम लोग को रोजी रोटी नहीं चल रहा है सर। उसके बाद आप क्या कहेंगे? तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे तब? अगर बंद हो जाए तो हम लोग इसी से रोजी रोटी चल रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? भैया दिल्ली में रिक्शा बंद करने जा रही है सरकार, इस पर क्या कहेंगे आप? सबकी रोजी रोटी चली जाएगी, इसी से हमारा घर चल रहा है। अपना बिजनेस है, किसी नौकरी ना करने से बढ़िया तो अपना काम कर रहे हैं खुद का। 10-10 रुपये सवारी ढो जी, सदर बाजार नई दिल्ली, सदर बाजार नई दिल्ली, यही काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कितना कमा लेते हैं उससे? अब इसकी दिहाड़ी देनी पड़ती है 450-500 रुपये, तो वही 500-700 बस्ते में वो घर में लेके चले जाते हैं अपने। अच्छा, इसको ही जब सरकार बंद कर देगी तो उसके बाद में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे कोई दूसरी नौकरी। नौकरी के अंदर पड़ता खाता नहीं है, 10-12 हज़ार की नौकरी मिलती है बस, उससे ज़्यादा कुछ सैलरी को देता नहीं है, तनख्वाह मिलती नहीं है इतनी, क्या करें। दिल्ली के उपराज्यपाल बी.के. सक्सेना ने दिल्ली की चरमराती यातायात व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस व दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को आदेश दिया है कि दिल्ली में
ई रिक्शों के भीड़ को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा, ये झुंड बनाकर एक जगह खड़े हो जाते हैं, बीच रोड पर चलते हैं, बीच रोड पर खड़ा कर सवारियां बैठाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर जाम लगता है। दिल्ली के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां ई रिक्शों के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। विभाग ने कहा, दिल्ली में अवैध व बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहे ई रिक्शों को जब्त कर उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब दिल्ली की सड़कों से 1.5 लाख से ज़्यादा ई रिक्शा उठाए जाएंगे तो इससे दिल्ली में कितना बेरोजगारी बढ़ेगी और आवाजाही पर कितना असर पड़ेगा। क्या इसके बाद कौन सा विकल्प ई रिक्शा चालकों के लिए उपलब्ध होगा? क्या इसके बदले दिल्ली की सड़कों पर बैटरी वाले ब्लू ऑटो उतारे जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इंदर मोहन के साथ मैं शाकिब राजपूत, दिल्ली। पुष्पा 2 का इंतजार खत्म हो चुका है और फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी उत्साह है। पुष्पा द रूल ने पहले भाग की तरह ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आइए जानते हैं इस फिल्म में क्या खास है और आलोचकों ने इसे कैसे रेट किया है। देखते हैं बिप्लब व्यापारी की रिपोर्ट। आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है और पुष्पा के लिए कितने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे? एक्चुअली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आलू अर्जुन का कितना बड़ा फैन है आप? बहुत बड़ा, हाइट तो छोटा है लेकिन बहुत बड़ा फैन है। पार्ट था पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उसका कुछ डायलॉग याद है, गाना कुछ याद है तो बता दीजिए। समझ के फायर समझा क्या? फायर नहीं, वाइल्ड फायर। इंतजार हुआ खत्म। फाइनली बॉलीवुड बिग स्क्रीन पे रिलीज हो गई है मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2। पुष्पा 1 रिलीज हुआ था 2021 में, जो कि बॉक्स ऑफिस में कमाल कर दिया था। अब रिलीज हो गई उसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 आज 5 दिसंबर है और बॉलीवुड बिग स्क्रीन पे दर्शक एंजॉय कर रहे हैं फिल्म को। तो कैसा मिल रही है रेस्पॉन्स पुष्पा 2 को, आइए देखते हैं और रिव्यू लेते हैं कुछ व्यूअर्स के। तो आज है फर्स्ट डे एंड शो, फर्स्ट शो है ये, फर्स्ट डे का प्रीमियर शो है और आप देखने आए हो। किसके साथ आए हो और कितना एक्साइटमेंट लेवल तो आपने बता ही दिया है। किसके साथ है? फैमिली, फ्रेंड? अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आया हूँ, जैसे उधर मेरे फ्रेंड्स खड़े हुए शर्मा रहे थोड़ा, उनके साथ आया हूँ मैं। और पहले फिल्म का जो पार्ट था पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उसका कुछ डायलॉग याद है, गाना कुछ याद है तो बता दीजिए। उसका जैसे था एक पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। और यहाँ पे एक और डायलॉग जो अपडेट किया गया है, जैसे कि पुष्पा समझ के फायर समझा क्या, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। एक्साइटेड हूँ मैं, ट्रेलर के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, बट काफी दिनों से ट्रेलर रिलीज हो नहीं रहा था, तो जब हुआ तो काफी ज्यादा अच्छा था ट्रेलर। तो उसके बाद से मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था, पर मेरा प्लान था संडे को देखने का और आज मेरे इंस्टीट्यूट का ऑफ था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाने से अच्छा आज मूवी देखी जाए। सुबह उठे हैं, सबसे पहले खाना बनाए हैं, नहाए हैं और सीधा हॉल पहुंचे हैं। आज सब काम धाम छोड़ दिए हैं, काम धाम सब बंद करके आप आए मूवी सिर्फ आलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना। बहुत बड़े फैन है। दूसरे दिन से आज का दिन कैसा है आपका? बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, जैसे कि रोज का नॉर्मली रहता है 100 मिनिमम 200 होता है और आज तो पूरी ऑडी फुल है सुबह से 7 बजे से। काम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैम आपका क्या रिएक्शन है इस पे? मैंने तो मतलब देखा जब से मैं आई हूँ यहाँ पे इतना क्राउड नहीं था, बट आज कुछ ज़्यादा ही क्राउड है और काम भी कुछ। फर्स्ट डे पे पुष्पा को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिली है, दर्शकों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। अब आगे देखना बाकी है पुष्पा 2 कितना कमाल कर पाती है। कैमरामैन इंदर मोहन के साथ विप्लव, आइजम्स न्यूज। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मैं मेधा चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। आगे की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आइजम्स।